मई 2004 की एक अंधेरी रात है। दिल्ली का एक शांत इलाका जहां सड़कें सुनसान पड़ी हैं और हवा में अजीब खामोशी है। एक साधारण सा घर, अंदर हल्की रोशनी जल रही है, लेकिन बाहर सब कुछ जैसे थम गया हो। अचानक बत्तियां बुझ जाती हैं और दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, पर कोई बाहर नहीं निकलता। सुबह जब सूरज उगता है तो घर खाली पड़ा मिलता है। मालिक गायब, उनकी पत्नी गायब, न कोई चीख पुकार, न कोई सबूत, बस एक खाली घर और एक देश की खुफिया एजेंसी का पूरा तंत्र हिल गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असली घटना है। रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी रविंदर सिंह का गायब होना। लेकिन ये गायब होना नहीं था, ये था देश के सबसे बड़े खुफिया धोखे की शुरुआत। एक ऐसा धोखा जो पूरे भारतीय खुफिया जगत को झकझोर कर रख देता है। रविंदर सिंह कौन थे? अमृतसर के एक साधारण पंजाबी परिवार से आए। पिता भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, और रविंदर ने भी वही रास्ता चुना। सेना में मेजर बने, लेकिन जल्दी ही महसूस किया कि डेस्क जॉब्स सिर्फ नाम के लिए हैं, कुछ बड़ा चाहिए। 1980 के दशक के अंत में उन्होंने रॉ में शामिल होने का फैसला किया। रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी जो दुश्मनों की नींद हराम करती है। रविंदर सिंह ने यहां तेजी से तरक्की की। दमिश्क, हाग, पश्चिम एशिया और यूरोप में पोस्टिंग मिली और वे जल्दी ही विदेशी नेटवर्क और जासूसों के संचालन में एक्सपर्ट बन गए। फिर वे साउथ ईस्ट एशिया डेस्क के प्रमुख बन गए। जॉइंट सेक्रेटरी, एक ऐसा पद जहां देश की सबसे गोपनीय फाइलें आती थीं, पड़ोसी देशों की गतिविधियां, एजेंट्स के नेटवर्क, सिग्नल इंटेलिजेंस, सब कुछ उनके हाथ में था। वे भरोसेमंद लगते थे, साफ सुथरे, मेहनती, परिवार वाले। पत्नी परमिंदर कौर, बेटा जो अमेरिका में पढ़ रहा था, सब कुछ सामान्य दिखता था। लेकिन क्या सच में था? 2003 के आखिर में कुछ अजीब होने लगा। सहकर्मियों ने नोटिस किया कि रविंदर सिंह अचानक बहुत सारे दस्तावेज फोटोकॉपी करवाने लगे, असामान्य मात्रा में। गोपनीय रिपोर्ट्स, रॉ के आंतरिक दस्तावेज, एजेंट्स की जानकारी। कोई पूछता तो वे हंसकर टाल देते, रिसर्च के लिए। लेकिन रॉ की सुरक्षा शाखा को शक हुआ। दिसंबर 2003 या जनवरी 2004 में जांच शुरू हुई। शुरू में छोटी छोटी बातें, फिर सबूत जुटाए गए। लैपटॉप, फाइलें, फोन कॉल्स, सब कुछ चुपके से मॉनिटर किया जाने लगा। रॉ के काउंटर इंटेलिजेंस वाले हैरान थे। ये तो उनका अपना आदमी था, लेकिन सबूत इशारा कर रहे थे कि वे CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। रविंदर सिंह ने हजारों, बल्कि 20,000 से ज्यादा गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए थे। भारत के एजेंट्स के नाम, ऑपरेशंस के प्लान, पड़ोसी देशों में नेटवर्क, सब कुछ। इससे रॉ की कार्यप्रणाली और विदेश में काम कर रहे एजेंट्स की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। रॉ के अंदर तनाव बढ़ गया। अधिकारी दिन रात इस पर काम कर रहे थे कि इसे कैसे रोका जाए। लेकिन रविंदर सिंह का नेटवर्क और उनकी चालाकी इतनी मजबूत थी कि निगरानी के बावजूद वे लगातार आगे निकल जाते थे। उनके फोन कॉल सुरक्षित थे, उनके रास्तों की जानकारी पहले से किसी को नहीं थी। अप्रैल 2004 की एक रात उन्होंने डिफेंस कॉलोनी के पास गाड़ी पार्क की और कुछ देर खड़े रहे। निगरानी टीम सांस रोक कर देख रही थी। क्या वे भागने वाले हैं? नहीं, वे घर लौट गए। लेकिन अब समय बहुत कम रह गया था। रॉ के अधिकारी रातों को सो नहीं पा रहे थे। सवाल उठ रहे थे, क्या ये सच में धोखेबाज है? कितना नुकसान हो चुका है? रविंदर सिंह की पोस्टिंग्स की कहानी और भी दिलचस्प थी। दमिश्क, हेग और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्राओं के दौरान कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें अमेरिकी खुफिया एजेंटों ने लक्षित करना शुरू किया था, संभवतः हनी ट्रैप या परिवार के संबंधों का इस्तेमाल कर। उनके माता पिता अमेरिका में थे, बेटा अमेरिकी नागरिक। शायद यही अमेरिका के लिए काम करने की शुरुआती वजह बनी। उनका काम करने का तरीका अनोखा था। हमेशा दूसरों को सामान्य दिखते थे, लेकिन अंदर से बहुत सावधान और तेज थे। हर कदम पहले से सोच रखा था। उनके घर के कमरे, लैपटॉप, फोन, सब इतना सुरक्षित कि रॉ के अंदर भी उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। फिर आया वो दिन, 1 मई 2004। दिल्ली की गर्म हवा में कुछ खास नहीं था, लेकिन रविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने फैसला कर लिया। उधार ली हुई गाड़ी ली, कोई सामान ज्यादा नहीं, बस जरूरी चीजें। रात के अंधेरे में वे दिल्ली से निकल पड़े, नेपाल की सीमा की ओर। सैकड़ों किलोमीटर की ड्राइव। निगरानी टीम को कुछ पता नहीं चला। नेपालगंज बॉर्डर पर सुबह हो गई। वहां उनका इंतजार कर रहा था डेविड M. वकाला, CIA का स्टेशन चीफ। होटल में ले जाकर अमेरिकी पासपोर्ट थमा दिए। नए नाम राजपाल प्रसाद शर्मा और दीपा कुमार शर्मा। फर्जी, लेकिन बिल्कुल असली लगने वाले। अब कहानी और रोमांचक हो गई। नेपालगंज से काठमांडू पहुंचे, अमेरिकी दूतावास में रुके। कोई सवाल नहीं, कोई रोक टोक नहीं। 7 मई 2004 काठमांडू एयरपोर्ट से ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ्लाइट 5032 वियना होते हुए वॉशिंगटन DC। रविंदर सिंह और उनकी पत्नी अब अमेरिका की राह पर थे। रॉ की काठमांडू यूनिट को बाद में पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पासपोर्ट और वीजा की कॉपी जुटाई, सबूत साफ थे। CIA ने
अप्रैल में ही पासपोर्ट जारी कर दिए थे। पूरी प्लानिंग पहले से थी। रॉ के अंदर जांच का दायरा बढ़ गया। वरिष्ठ अधिकारी पूछताछ में जुट गए। डैमेज असेसमेंट शुरू हुआ, ये देखने के लिए कि कितने नेटवर्क बर्बाद हो गए, कितने एजेंट्स खतरे में आए, कितने ऑपरेशंस विफल हुए। रॉ ने अंदरूनी नेटवर्क की जांच शुरू की ताकि भविष्य में ऐसा धोखा दोबारा ना हो। लेकिन सवाल अब भी गूंजता है, ये धोखा कब शुरू हुआ? रविंदर सिंह को CIA ने कैसे फंसाया? रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1990 के दशक में दमिश्क या हाग की पोस्टिंग के दौरान हनी ट्रैप या परिवार के कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया। लालच या दबाव, कुछ भी हो सकता था। रविंदर सिंह अमेरिका पहुंचे, न्यू जर्सी या मैरीलैंड में शरण मांगी, लेकिन पूरी कहानी छिपाई। रॉ ने उन्हें बर्खास्त किया। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 311(2)(c) के तहत कार्यवाही की। बाद में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन वे अब दूर थे, सुरक्षित। CIA ने उन्हें इस्तेमाल किया, फिर शायद छोड़ दिया। 2016 में मैरीलैंड में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अकेले, पछतावे भरे आखिरी साल, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये विश्वास, कर्तव्य और खुफिया दुनिया की नाजुकता की कहानी है। ऐसा धोखा जो रॉ की नाक के नीचे हो गया। निगरानी, टेक्नोलॉजी, सब फेल। रविंदर सिंह ने साबित कर दिया कि दुश्मन कभी बाहर नहीं, कभी अंदर होता है। लेकिन सवाल अब भी गूंजता है, क्या हमने इससे कुछ सीखा? क्या हमारी खुफिया व्यवस्था मजबूत हुई या अगला धोखा कहीं छिपा बैठा है? ये थी रविंदर सिंह की रहस्यमयी कहानी। एक जासूस जो खुद जाल में फंस गया, लेकिन जिसने पूरे देश को सिखा दिया, गद्दारी कभी अकेली नहीं आती, वो पूरी व्यवस्था को हिला देती है। सच्चाई हमेशा छिपी रहती है, लेकिन कभी-कभी वो हमें चेतावनी दे जाती है।